औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स की बात की और ऑपरेटर्स को अच्छे तरीके से हमने अंडरस्टैंड किया। उसके साथ ही साथ हमने ऑपरेटर की डिफरेंट टाइप्स की बात की, जिसमें से हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को स्टडी किया, उसके डिफरेंट सिंबल्स को देखा। उसके साथ ही साथ हमने एक्सप्रेशन की बात की कि एक्सप्रेशन क्या चीज होती है। फिर इसी तरह एक्सप्रेशन की डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था और उन सब में हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को स्टडी किया। इन शॉर्ट, लास्ट लेक्चर में हमने ज्यादातर जो बात की है वो अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर की है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, और इसी तरह हमने लेक्चर के एंड पे एक्सप्रेशन की रिटर्न टाइप के ऊपर बात की थी। आज के लेक्चर में हम बात स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस से। प्रेसिडेंस क्या चीज होती है कि आपके पास, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। अगर हम सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की ही बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास 5 तरह के डिफरेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। अब इन पांचों ऑपरेटर्स को अगर एक साथ एक ही एक्सप्रेशन के अंदर हम ऐड कर दें तो कंप्यूटर के लिए ये पॉइंट इंतहाई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि जनाब किस वाले ऑपरेटर को पहले ऑपरेट करना है और किस वाले ऑपरेटर को बाद में ऑपरेट करना है। सो बेसिकली आपका जो ऑर्डर होता है, जिस ऑर्डर में आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म होते हैं, उन ऑर्डर्स को हम कहते हैं ये हमारी प्रेसिडेंस होती है किसी ऑपरेटर की। जिस तरह आप लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स में हमेशा मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म होती है और प्लस बाद में परफॉर्म होता है। इसी तरह सी लैंग्वेज के अंदर भी हर ऑपरेटर्स की अपनी एक प्रेसिडेंस है और उसकी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंगली वो ऑपरेट होते हैं। सो प्रेसिडेंस क्या चीज है? द ऑर्डर इन विच अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड टू evaluate an expression is called ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। मतलब कि वो ऑर्डर, वो तरतीब, वो मैकेनिज्म जिसके अकॉर्डिंगली आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है या जो ऑपरेशंस हैं उन्होंने जो परफॉर्म करना है, वो जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर को हम नाम देते हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। आप तरतीब कह लें, सीक्वेंस कह लें, तो वो सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में ये ऑपरेट होंगे बारी बारी, उन्हें हम ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस के नाम से जानते हैं। So it is also known as hierarchy of operator। हम इसे ऑपरेटर्स की हायरार्की के नाम से भी जानते हैं। The arithmetic expression is evaluated in the same manner as that of algebraic expression। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि जिस तरह मैथमेटिक्स में जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह सी लैंग्वेज में भी ये चीजें इसी तरह ट्रीट होती हैं। देखिए, मैंने गुज़िश्ता किसी लेक्चर में पहले भी ये बात की थी कि कंप्यूटर साइंस जो है वो रियल वर्ल्ड से डिफरेंट नहीं है। कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है उसका बैकग्राउंड सारा का सारा मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो वही हैं जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जो आपको पता है, जो आप जानते हैं। बिल्कुल वही प्रिंसिपल्स आपके प्रोग्राम्स के अंदर भी परफॉर्म होते हैं। सो आपकी जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होती हैं ये बिल्कुल उसी मैनर में ऑपरेट होती हैं जिस मैनर में आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैनिपुलेट होती हैं। जिस तरह आपको पता है कि फार्मूले के अंदर पहले ब्रैकेट सॉल्व होती हैं, ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लाई होता है। अगर मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों इकट्ठे आ जाए तो लेफ्ट टू राइट वाली पॉलिसी अप्लाई की जाती है, तो पहले आता है उसको पहले ऑपरेट करेंगे। सो इस तरह डिफरेंट आपके पास सेट ऑफ रूल्स हैं जिन्हें हम ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस कहते हैं। ये वो ऑर्डर है
ये वो तरतीब है जिस ऑर्डर में आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ने इवैल्यूएट होना। When an arithmetic expression is evaluated, the computer performs only one operation at a time. अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपकी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एवेल्यूट होती है तो याद रखिएगा कंप्यूटर सिर्फ एक वक्त में एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, या तो वो प्लस होगा, या तो वो माइनस होगा, या तो वो मल्टीप्लाई होगा, या तो वो डिवीजन होगा, या समथिंग एल्स। अगर आपकी एक्सप्रेशन में 5 तरह के डिफरेंट ऑपरेटर्स मौजूद हैं तो आपका जो प्रोग्राम होगा या जो आपका कंप्यूटर है या आपका जो सीपीयू परफॉर्म कर रहा होगा वो एक वक्त में एक ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। वो मोर देन वन ऑपरेशन के हक में नहीं होता एट अ टाइम, एक वक्त में। सो एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन विदाउट parenthesis इज evaluated एज फॉलो। जो अब आपकी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कोट करना चाह रहा हूँ कि वो एक्सप्रेशंस जिनके अंदर parenthesis नहीं है, ब्रैकेट्स का आपने इस्तेमाल नहीं किया। मिसाल के तौर पर ऑल मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स आर evaluated फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये प्रिंसिपल आपने याद रखना कि वो तमाम तरह की अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस जिनके अंदर आपने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप उनको एवेल्युएट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मशीन इसको किस तरह से देखेगी। तो पहला पॉइंट अपने माइंड में फिक्स कर लें, वो क्या है कि हमेशा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये दोनों हमेशा पहले परफॉर्म होंगी। हाँ, लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है, जो पहले आएगा लेफ्ट साइड पे वो पहले ऑपरेट होगा, जो फिर बाद में होगा वो बाद में ऑपरेट हो जाएगा। सो मल्टीप्लायर और डिवीजन ये दोनों ऑपरेशन हमेशा पहले ऑपरेट होंगे, ये पहले सॉल्व होंगे। ऑल एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस आर देन परफॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसी तरह जिस तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म होंगी, इसी तरह आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद प्लस और माइनस जो है वो परफॉर्म होंगे लेफ्ट टू राइट स्ट्रेटजी में। अब लेफ्ट टू राइट स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पे जो पहले आएगा वो पहले ऑपरेट होगा। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी कोट किया 6 + 2 × 5, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी, यानी कि इस जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर क्या आएगा 10 + 6, 8/5 नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ने पहले परफॉर्म होना है। तो जब मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म होगी तो पहले जो आया वो मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई पहले होना है 2 × 5 दैट इज 10। अब 10 में प्लस होगा 6 क्योंकि प्लस की प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन के बाद है। अब जनरल मैथमेटिक्स में भी एज इट इज यही रूल अप्लाई होता है, कोई इसके अंदर नई रॉकेट साइंस नहीं है। वही जिस तरह आप मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल्स को, बिल्कुल वही प्रिंसिपल्स आप यहां भी अप्लाई करते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर दैट इज स्टैटिक, ये जो स्टैटिक है हम मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दिस ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस देन द एडिशनल ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर के मुकाबले में जो मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर है इसकी प्रेसिडेंस हाई है, मतलब इसकी वर्थ हाई है, इसकी वैल्यू हाई है। The operator with higher precedence order are evaluated before those with lower order. तो जिसकी प्रेसिडेंस हाई होगी वो पहले ऑपरेट होगा और जिसकी लो होगी वो बाद में परफॉर्म होगा। If parentheses are used in expression, the parentheses have the higher precedence than the multiplication and division. और अगर आपकी एक्सप्रेशन के अंदर कहीं पे पैरेंथेसिस का आपने इस्तेमाल किया तो याद रखें पैरेंथेसिस की सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है, तो हमेशा पहले पैरेंथेसिस एवेल्युएट होंगे। अब पैरेंथेसिस के अंदर भी अगर मोर देन वन ऑपरेटर होंगे तो उसके अंदर फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑर्डर, उसके बाद प्लस और माइनस का। तो ये ऑर्डर्स हैं उसके, उस ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करेगा अपनी एक्टिविटीज को। Similarly, if parentheses are used inside the parentheses, अच्छा अगर parentheses के अंदर parentheses आती हैं, the expression written in innermost parentheses is evaluated first. तो जो most inner होती है parentheses वो हमेशा पहले परफॉर्म होती है, जो most inner होती है।
अब इसकी एग्जांपल्स अगर मैं कोड कर दूं तो आपको मैंने वो जो एग्जांपल कोड की है 6 + 2 × 5 वाली, वो इसी कैटेगरी के अंदर आती है। अब नेक्स्ट टास्क हमारा जो है वो है असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या चीज होती है? The statement that is used to assign a value to a variable is called assignment statement. ऐसी स्टेटमेंट जो किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू पास करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे हम असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। The value which is assigned to a variable can be a value returned by the expression or value of a variable or a constant value. मतलब किसी भी वेरिएबल को जो वैल्यू पास आप कर रहे हैं ना, वो आपकी क्या है? असाइनमेंट स्टेटमेंट है। अब वो जो वैल्यू आप पास कर रहे हैं, वो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, वो इटसेल्फ एक पूरी एक्सप्रेशन भी हो सकती है, और वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है। A constant string cannot be assigned to a string variable through assignment statement. ये रूल आपने याद रखना है कि जो कांस्टेंट स्ट्रिंग है, वो आप स्ट्रिंग वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते यूजिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट। उसके लिए एक अलग मैकेनिज्म है, जब आप उस तक पहुंचेंगे तो हम तब उसकी बात करेंगे। बहरहाल ये माइंड में स्केच कंप्लीट कर लें कि जो कांस्टेंट स्ट्रिंग है, वो आप कभी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को थ्रू असाइनमेंट स्टेटमेंट आप नहीं कर सकते। द जनरल फॉर्म ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट इज एज, आपके लेफ्ट साइड पे होता है वेरिएबल और राइट साइड पे आपकी वैल्यू हो सकती है, आपका कांस्टेंट हो सकता है, आपकी एक्सप्रेशन हो सकती है। तो तीन तरह की डिफरेंट नेचर ऑफ वैल्यू है जो मैंने आपको मेंशन कर दी राइट साइड पे, जहां एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इसी तरह हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने ऑपरेटर्स की टाइप में लास्ट लेक्चर में जब बात की थी, तो उसके अंदर एक टाइप असाइनमेंट ऑपरेटर भी थी। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? ऐसा ऑपरेटर जो असाइनमेंट स्टेटमेंट में इस्तेमाल होता है, उसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इन सी लैंग्वेज द इक्वल साइन, ये जो इक्वल साइन है ना, खाली एक सिंगल इक्वल, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि ये राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को पास करता है, इसलिए इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इट इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन टू द वेरिएबल। तो ये वेरिएबल को उस एक्सप्रेशन या कांस्टेंट की वैल्यू पास करने के लिए इस्तेमाल होती है। The expression on the right side of the assignment operator is evaluated first. अगर आपके राइट साइड पे कोई एक्सप्रेशन आपने लिख दी, तो वो पहले एक्सप्रेशन एवेल्यूएट होगी, उसका जो रिजल्ट आएगा वो वेरिएबल को पास किया जाएगा, जो कि आपके लेफ्ट साइड पे ऑपरेटर के मौजूद है। यानी कि अगर आप लिखते हैं x = y, तो y की वैल्यू क्या है? y जब तक वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं होगी, y की वैल्यू फिर पास होगी x को। जैसे मिसाल के तौर पर आप देख लें c = a + b, तो अब यहाँ पे पहले a + b होगा, तो ये a + b एक एक्सप्रेशन है, तो a + b का जो रिजल्ट आएगा वो c को पास किया जाएगा। सो इसमें जो इक्वल साइन है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जो क्या करेगा? a + b के रिजल्ट को c को पास कर देगा। तो a + b will be evaluated first and result will be assigned to c. तो जो रिजल्ट आएगा वो c को जाएगा, वो एक सिंगल वैल्यू होगी। अब इस आपकी जो स्टेटमेंट है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इसमें a और b दो वेरिएबल्स हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि a + b एक्सप्रेशन के लिए भी a और b की वैल्यू का होना जरूरी है। अब इसी तरह हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और भी है, जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं, तो हमें दो चीजों का पता होना चाहिए, एक एल वैल्यू और एक आर वैल्यू। बड़ी कॉमन सी लॉजिक है, जो राइट साइड की वैल्यू होती है वो राइट वैल्यू यानी कि आर वैल्यू होती है, जो लेफ्ट साइड की वैल्यू होती है वो एल वैल्यू यानी कि लेफ्ट वैल्यू होती है। सो द आर वैल्यू इज एन ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। आपके असाइनमेंट ऑपरेटर की जो राइट साइड पे जो चीज लिखी जाती है, उसे आर वैल्यू कहते हैं। वो कोई ऑपरेंड भी हो सकता है,
वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है, और वो इटसेल्फ एक एक्सप्रेशन भी हो सकती है। इट कैन बी कांस्टेंट वैल्यू, अ वेरिएबल और एन एक्सप्रेशन। तो तीनों में से कोई एक हो सकता है। इसी तरह आपके पास एक एल वैल्यू है। अब जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है उसे एल वैल्यू कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? द एल वैल्यू इज एन ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये सिर्फ एक वेरिएबल हो सकता है, ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये एक्सप्रेशन नहीं हो सकती, ये सिंगल वेरिएबल होगा। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स भी नहीं हो सकता, खाली एक सिंगल वेरिएबल, इट मस्ट बी अ वेरिएबल। तो जो लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है वो हमेशा एक वेरिएबल होता है। द एल वैल्यू कैन बी यूज एज ए आर वैल्यू। जो एल वैल्यू है वो आर वैल्यू के तौर पे यूज की जा सकती है, बट द रिवर्स कैन नॉट बी ट्रू। आप आर को एल की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, एल को आर की जगह पे लेके आ सकते हैं, लेकिन राइट साइड को आप लेफ्ट वाली साइड पे नहीं लेके आ सकते। एक रूल है, प्रिंसिपल है। अब कुछ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। इट्स टाइम टू ट्राई और प्रैक्टिस सम एक्सप्रेशंस। इसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स भी हों और कुछ एवेल्युएशंस भी हो रही हों, तो हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स का इसके अंदर जो है वो प्रैक्टिस इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी सी लैंग्वेज का एडिटर जो है वो ओपन करेंगे। मैं आपको, जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने बात की थी कि हम जो है वो सी फ्री यूज किया करेंगे, तो मैंने सी फ्री यूज की करना है जी। तो अपना हम एडिटर ओपन कर लेते हैं। सी फ्री का मैंने एडिटर ओपन किया। अब इसके अंदर हमारी एक फाइल पहले से कोई डेमो पड़ी होगी, हम वो निकाल लेते हैं, हम उसी फाइल पे काम कर लेते हैं। सो जनाबे वाला, यहाँ से आपने ये चीज़ें तमाम रिमूव कर दी। ओके जी। अब ये हमारा इस वक्त वर्किंग फॉर्म मौजूद है, तो आप यहाँ से इसको टेस्ट भी कर सकते हैं जी। प्लस प्ले वाले सिंबल पर प्ले करें, सो ये रन करके आपको दिखा देगा कि क्या आपके प्रोग्राम के अंदर कोई इशू तो नहीं है, लॉजिकल एरर्स तो नहीं है। अगर होंगे वो तो आपको दिखा देगा। सो देखिए ये सिंबल आ गया, इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई लॉजिकल एरर नहीं है। ओके जी। अब मैं चंद एक जो है वो एग्जांपल्स आपके सामने लेता हूं। हम सबसे पहले कुछ इंटीजर टाइप के एक दो वेरिएबल ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंट a कॉमा b कॉमा c तीन वेरिएबल लेता हूँ। इसी तरह मैं फ्लोट के भी ले लेता हूँ दो वेरिएबल। देखिए मैं a कॉमा b कॉमा c करता हूँ। तो इसी तरह मैं आपके पास जो है वो इतने पहले कोड को चला के देखते हैं। मैंने जब इसको चलाने की कोशिश की तो उसने यहाँ पे मुझे 6 एरर्स और 2 वार्निंग्स दी। वो 2 वार्निंग्स और 6 एरर्स क्या हैं? वो ये एरर्स होंगे कि जनाब आपने फ्लोट में ए पहले से यूज किया हुआ, आप क्यों दोबारा यूज कर रहे हैं? ये इंटीजर टाइप का पहले से मौजूद है, तो आप डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या करना है जी, इसको मैं कर लेता हूँ डी ई और मैं इसको कर लेता हूँ एफ। अब मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ, देखिए रन करता हूँ, उसने एग्जीक्यूट कर दिया, कोई इशू उसको नहीं आया, कोई एरर उसने यहाँ पे शो नहीं किया। अब इसी तरह आपके पास जो है वो आपने इसको अब वर्किंग में लेके आना है। कुछ एक्सप्रेशन बनाते हैं हम, जैसे मिसाल के तौर पर जी मैं ए की वैल्यू सेट करता हूँ, ए इज इक्वल टू 5, सिमिलरली बी इज इक्वल टू 7, सिमिलरली सी इज इक्वल टू 10, इसी तरह डी इज इक्वल टू 3.4 and E is equivalent to 5.9 and F is equivalent to 4.6। तो आपने इस तरह डिफरेंट वेरिएबल्स की जो है वो वैल्यू पास कर दी। अभी हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 3 होगा उसके अंदर आप लोग जाके सीखेंगे कि ये वैल्यूज अगर यूजर ने खुद देनी हो तो वो कैसे देता है। वैसे मैंने गुज़िश्ता किसी लेक्चर में आपको बता दिया था कि स्कैनफ की मदद से हम ये काम करते हैं, तो आप स्कैनफ कमांड इस्तेमाल करते हुए भी ये काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस लेते हैं और उनके रिजल्ट्स को चेक करते हैं जी। तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ जी, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का मैं ले लेता हूँ x। अब इस x के अंदर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ अपनी। मैंने कहा जी x इज इक्वल टू 0.3 प्लस
1। अब मैं यहाँ पे इनको ऐड कर रहा हूँ। याद रखिएगा कि ये हमारा जो x है वो इंटीजर टाइप का है, ये फ्लोट नहीं है, लेकिन हम इसमें फ्लोट पॉइंट को ऐड कर रहे हैं। सो उसके बाद आपके पास प्रिंट एफ कमांड इस्तेमाल होती है डिस्प्ले करवाने के लिए, डबल कोट्स, कोमा, उसके बाद आप वेरिएबल का नाम देंगे x, और यहाँ पे आपने क्या करना है, उसका कोड पास करेंगे। जैसे इंटीजर है तो %d है, ठीक है जी। तो ये इसका तरीकाकार है प्रिंट करवाने का। तो प्ले करते हैं जी, चेक करते हैं जी क्या रिजल्ट आता है। तो वो कहता है जी 1, यहाँ पे वो आया 1। मैं इसको नई लाइन पे ले जाता हूँ, उसके लिए हम \n यूज करते हैं नई लाइन पे जाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आया 1। अब ये 1 यहाँ पे आ रहा है। अब इस 1 के लिए क्यों आपने 0.3 ऐड किया, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन अगर यहाँ पे ये फ्लोट होता और यहाँ पे आप उसकी जगह पे f यूज कर लेते, तो अब उसने आपको 1.3 जो है वो शो करना था। देखिएगा जरा, यहाँ पे वो 1.30000 शो कर रहा है, क्योंकि अपनी वो पर्सियन पूरी करेगा। ठीक हो गया। तो ये एक मैंने एग्जांपल आपके सामने कोट कर दी। अब इसी तरह आप अपने एडिटर के अंदर जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट करें और उनके रिजल्ट निकालें और उनको एवेल्युएट करें। अब मैं यहाँ पे डिवीजन वाला भी आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जी a डिवाइडेड बाई b। अब ये दोनों जो आपके हैं वो क्या है, इंटीजर है। रिजल्ट में फ्लोट ले रहा हूँ, रिजल्ट टाइप मेरी फ्लोट है, लेकिन a और b दोनों क्या है, इंटीजर है। ठीक है जी। तो अब जरा इसको चलाते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट आया 0.000000। क्यों? क्योंकि देखें दोनों इंटीजर थे। हमने बात की थी कि आपके पास जो रिजल्ट होगा वो उस टाइप का आएगा जिस टाइप की इनपुट होंगी। अब दोनों में से किसी एक इनपुट का इंटीजर होना जरूरी था। आपने दोनों फ्लोट होना जरूरी था, आपने दोनों इंटीजर लिए हुए थे। अब उन दोनों में से किसी एक का फ्लोट होना जरूरी था, तो मैं यहाँ पे एक ही जगह ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ। अब दोनों में से एक फ्लोट है, तो रिजल्ट भी देखिएगा फ्लोट में ही आएगा, 1.470588। तो डिवीजन वाले केस के अंदर आपके जो दो वेरिएबल्स हैं, उन दोनों में से किसी एक का फ्लोट होना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि वो फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो रिजल्ट को इंटीजर में स्टोर करेगा। लेकिन चूंकि आपका आगे वाला वेरिएबल चूंकि फ्लोट था, जैसे यहाँ पे ये टाइप फ्लोट है, इसकी प्रेजेंटेशन फ्लोट में आएगी, लेकिन इसको जो रिजल्ट आ रहा है वो एज ए इंटीजर आ रहा है। अब जो x की प्रेजेंटेशन है वो फ्लोट ही होगी, लेकिन x को जो इनपुट मिल रही है वो इंटीजर है। दैट्स वाई ये एरर वहां पे दे रहा है। सो इस तरह मैंने 2-3 एक्सप्रेशंस आपके सामने एवेल्युएट की है। अगर आप इनको अच्छे तरीके से खुद ऑपरेट कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके लिए बड़ी आसानी बन जाएगी। अगर आप इनको प्रैक्टिस नहीं करते या आगे नहीं जाने की कोशिश करते, ले जाने की कोशिश करते, तो ये प्रोग्रामिंग कभी आपको समझ नहीं आएगी। ये बात ज़हन से निकाल दें आप कि प्रोग्रामिंग आपको तब ही समझ आएगी जब आप इसको साथ-साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने 2 एग्जांपल आपको यहाँ पे कोड करवा दी। अब यहाँ पे मैं कुछ आपके सामने मैनुअल भी शो करवा देता हूँ, मैनुअल चीजें भी शो करवा देता हूँ। सेट वैल्यूज टू वेरिएबल। अब ये आपके पास आपने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखे जिसमें ए बी सी डी पी ये डिफरेंट वेरिएबल ले लिए, फ्लोट में ले लिए। अब इनको वैल्यूज पास कर दिए, सारी वैल्यूज पास कर दिए। अब उसके बाद आपने एक्सप्रेशंस को डील करना। ये वन बाय वन सारी आप देखें, इनको आपने जो है वो प्रैक्टिस करना है सारा सी लैंग्वेज के अंदर। तब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये चीजें आपके लिए क्लियर नहीं होंगी। तो ये सारी एक्सप्रेशन हम वन बाय वन देख लेंगे। मैं चंद एक इसमें से आपको करवा भी देता हूं, जैसे कि यहाँ पे ये वैल्यूज मैं सारी रिमूव करता हूं पहले, क्योंकि ये वैल्यूज डिफरेंट है। तो इंटीजर में है जी ए बी सी डी पी तक, ए बी सी डी और उसके बाद पी। फ्लोट में आपके पास है जी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जी। ठीक है जी। अब इसी तरह आपके पास जो वैल्यूज हैं वो हमने इसको पास करवानी है। हम इसको वैल्यूज पास करवा देते हैं जी। a इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू -1.3। ठीक है जी। इसी तरह c इज इक्वल टू 1,
इसी तरह d इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0.3 e प्लस 1। ये हमने साइंटिफिक नोटेशन की बजाय एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसको लिखा। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह आपकी चंद एक एक्सप्रेशंस हम इसमें से एवेल्युएट कर लेते हैं जी। जैसे ये मैं ले लेता हूँ, ये वाली मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ और उसके लिए हमने यहाँ पे फ्लोट एक्स बाद में लिया हमने। मैं इस लाइन को खत्म कर देता हूँ, ये भी लाइन खत्म कर देता हूँ यहाँ से। ओके जी, तो ये अब चूंकि एक्स हमारा फ्लोट है, ठीक है, तो अब जरा देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। देखिए जी -3.0000 ये इसका रिजल्ट आया। अब इसी तरह डिफरेंट एक्सप्रेशंस आपके सामने हैं, आप इन एक्सप्रेशंस को देखेंगे वन बाय वन और इनके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे और फिर आप इनकी वैल्यूज को पुट करने के बाद आप ये एक्सप्रेशन सारी टाइप करें अपने सी के प्रोग्राम के अंदर। यहां से आपका बेसिकली वर्किंग स्टार्ट होगा। ये रास्ता हमवार होगा आपके लिए प्रैक्टिस का, जिसमें आपको सी लैंग्वेज की समझ आना शुरू हो जाएगी। फाइनली आज के लेक्चर में हमने जो चीजें कवर की हैं उनको समराइज कर लेते हैं जी। सबसे पहले हमने ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस की बात की और ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस में जो कंक्लूजन है वो आपको बता दूं कि जो पैरेंथेसिस होती हैं उनकी जो प्रेसिडेंस होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, सबसे हाईएस्ट होती है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है, उसके बाद प्लस और माइनस आते हैं। इसी तरह अगर पैरेंथेसिस के इनसाइड पैरेंथेसिस होगी तो वो जो इनर मोस्ट होगी वो उसके ऊपर वर्कआउट करेगा। फिर हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट की बात की, ये ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर आप राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड में पास करते हैं तो उसे असाइनमेंट स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की बात की, ये जो इक्वल साइन है इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। फिर हमने आर वैल्यू की बात की कि एक्सप्रेशन में जो राइट साइड वाली वैल्यू होती है उसे आर वैल्यू कहते हैं। वो वेरिएबल हो सकता है, वो कांस्टेंट हो सकता है, वो कोई एक्सप्रेशन हो सकती है। फिर हमने एल वैल्यू की बात की कि एक्सप्रेशन में जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है उसे एल वैल्यू कहते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल हो सकता है, ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये एक्सप्रेशन नहीं हो सकती। फिर हमने कुछ प्रैक्टिसेस की बात की और मैंने आपको स्क्रीन पे कुछ आपके सामने प्रोग्राम्स एक्सप्रेशंस लिखी नजर आई होंगी, आपने उनको प्रैक्टिस करना है और खुद जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इनके डिफरेंट रिजल्ट्स को आपने मॉनिटर करना है। जब तक आप डिफरेंट रिजल्ट्स को मॉनिटर नहीं करेंगे ये चीजें आपके लिए क्लियर नहीं होंगी। देखिए बेटा जी, टीचर का काम आपको चीज एक्सप्लेन करना है, आपको रास्ता दिखाना है और आपके लिए जो है वो रास्ता बनाना है, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपने खुद है, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप आगे नहीं जा सकते। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होगी, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे लर्निंग नहीं होगी, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नए कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, टेक्निकलिटीज जो होती हैं लैंग्वेज की वो क्लियर नहीं होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।